Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। आज हम लोग बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब हम लोग जो है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल। एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक सही है, क्वाड्रेटिक में कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन आपने अभी देखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने इससे पहले पढ़ा। आज हम समीकरण बोल रहे हैं, बहुपद नहीं बोल रहे हैं। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। तो एक चीज यहाँ पर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा जान लें। नंबर 2 बात है कि यहाँ पर इसके सॉल्यूशन हल की बात कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन के कितने मेथड्स हैं तो वो देखो। पहले फटाफट से देख लो इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास ये एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि एक ही साइड होती है इसमें, आपको समझ में आता है। जो कि अब fx तो इसका संकेत है, नोटेशन, मतलब एक प्रकार से इसको शो किया जा रहा है fx से, बाकी इसके इक्वल में कुछ नहीं। इक्वेशन समीकरण वो होती है जिसके एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड होती है, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड होती है, दोनों ही चीजें जरूरी होती है। उसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का संकेत नहीं होता है। तो कुछ बच्चे सोचे कि ये सर लेफ्ट हैंड साइड रही, ये राइट हैंड साइड। बेटा ये आपको बता दें, fx को लेफ्ट हैंड साइड नहीं, मैथमेटिकल जो है टर्म साइड नहीं है, ये केवल एक संकेत है इंग्लिश का अल्फाबेट के हिसाब से उठा करके इसको नोट करने का, इसको दिखाने का कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा है तो उस द्विघात बहुपद को किससे शो किया जाता है, fx से, है ना, gx fx hx कुछ भी है ना। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना। तो ये एक वन साइडेड होता है एक प्रकार से पॉलिनोमियल, एक वन साइडेड भी यूं कह सकते हैं, एक साइड नहीं है इसमें कंप्लीट। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि fx जो है ये वाला आपको पॉलिनोमियल, अब ये इक्वेशन कब बनता है, जैसे सपोज करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में मैंने आपके यहाँ पर रख दिया जैसे 0, सपोज इक्वल 0 पुट कर दिया, तो ये वाला पार्ट क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसका नाम समीकरण पड़ गया। कैसे? द्विघात तो है लेकिन समीकरण बन गया। कैसे? क्योंकि जब आप यहाँ पर देखो 0 तो इसको संकेत जो है, 0 तो इसको शो करने का तरीका है नहीं, यानी 0 भी एक क्या है, साइड है, बीच में इक्वल का साइन लगा, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बीच में लगा हो, एक तरफ राइट हैंड साइड हो, ये पूरा मामला इक्वेशन समीकरण कहलाता है। तो वही सेम चीज यहाँ देखने को मिल रही है, एक तरफ कुछ लिखा है नंबर और उस बीच में 0 लगा है और उसके इक्वल में कुछ लिखा है, यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये आपके इक्वेशन समीकरण बन जाती है। हाँ, अगर ऐसे संकेत है कि fx, भाई ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, मैं बार बार, ये एक इंग्लिश का अल्फाबेट है, तरीका है कि इसको पॉलिनोमियल को शो कैसे किया, यानी केवल इस पार्ट को शो करने का तरीका है, बताने का कि इसको किससे संकेत दे दिया fx hx। बाकी ये वाली चीज है इसमें, ये तो ये इतना सा है द्विघात पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, और ये वाला जो है इसके इक्वल में 0 भी, ये पूरा पार्ट है, तो इसलिए ये समीकरण जरूरी नहीं 0 ही हो, इसके इक्वल में और भी कुछ लिखा हो सकता है, ax प्लस b ऐसे कुछ भी है ना, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है मेरा। तो आपके बस मैं ये कह रहा हूं कि संकेत के अलावा अगर बराबर में कुछ संख्याएं लिखी है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बन रही है, बीच में इक्वल है, तो वो समीकरण है। ठीक है, तो आज के बाद में अब जब यहाँ पर हम पढ़ ही रहे हैं तो हल जो पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण ही पढ़ेंगे, यानी बराबर में कुछ ना कुछ होगा, तो पूरे समीकरण को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुपद में हम क्या करते थे, सोल्व करते थे, 2 गुणनखंड करते थे, उसके बाद में हम लोग लास्ट में 0 शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 पुट करते थे। तो जब 0 पुट करते थे उस समय वो समीकरण का रूप ले लेता था, बट यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी समीकरण मिलेगा, इक्वेशन है ना। तो देखते हैं, अब हम आपको ये बताएंगे, आप गुणनखंड विधि से पढ़ रहे हैं। पहले गुणनखंड विधि क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे बुक में 3 मेथड बताए। वैसे मेथड तो 2 ही है, लेकिन एक और जो डायरेक्ट बनता है उसी एक मेथड से, जैसे पहला गुणनखंड विधि, यानी आपको द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड करने हैं, उस विधि से सोल्व करना। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 जिसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिससे सॉल्यूशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी पूर्ण वर्ग विधि, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, है ना। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है एक्सरसाइज 3.3। अगला जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है पूर्ण वर्ग विधि, उस पर 3.4 चलेगा। यानी मैंने कहने का मतलब एक एक एक्सरसाइज बनाए, उसका आप ये एक बात और सोचो कि इसके बाद में कौन सा थर्ड मेथड है, मेथड नहीं, वो एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी जो पूर्ण वर्ग विधि है, उसी से आपने श्री दराचार्य नामक जो मैथमेटिशियन है गणितज्ञ, उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया डायरेक्ट ही कि आपके पास जब भी एक इक्वेशन आए तो आप एबीसी पहचानो, और इस फॉर्मूले में आप जानते ही कोएफिशिएंट एबीसी क्या होते हैं, गुणांक, उनको उस फॉर्मूले में रख दो, डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी डायरेक्ट आपको हल मिल जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब यही है कि आपके जो द्विघात समीकरण दी होती हैं उसके x के जो 2 मान प्राप्त करते हो, जिनको आप शून्य कहते हो, वही आपके हल है यहाँ पर। ठीक है, तो हल का मतलब x के मान है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा, जीरोज को हम सॉल्यूशन बोलते हैं।
कि आपके एक मेथड गुणनखंड विधि रहेगा, नंबर 2 रहेगा पूर्ण वर्ग विधि परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और उसके बाद में आ जाता है एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। ओके, तो हम आज हमारा फर्स्ट पार्ट है गुणनखंड विधि। इससे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, देखो। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है x² - 3x - 10 = 0, जिसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। उसके क्या ज्ञात करने हैं? रूट्स यानी मूल ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, या एक प्रकार से सॉल्यूशन हल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखो क्या होगा, कैसे करेंगे। देखो इसका मैं ज्यादा मतलब डिटेल से नहीं बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन में गुणनखंड विधि है ना कि कैसे गुणनखंड करते हैं। मेरे पार्ट 1 में इसी टॉपिक के जो हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है, इसी चैप्टर के पार्ट 1 या 2 को आप अच्छे से देखना। उसमें मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था, द्विघात बहुपदों को वहां दो गुणनखंड करके बताया, वहां डिटेल्स काफी आपको बताया है। तो यहाँ पर देखो वही सेम मेथड रहेगा, बस यहाँ पर समीकरण बन गया और कोई फर्क नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले गिवन है हमारे पास, जो दिया है उसको नोट करो। गिवन क्या है? x² माइनस का 3x माइनस का 10 = 0। उसके जस्ट आफ्टर आप अपने नोटबुक में ऐसे या का चिन्ह लगाएंगे, जिसे हम और बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में या, है ना, और ये वाला। ठीक है, तो या क्यों बोलते हैं, इसको क्यों लगाते हैं? जब जब आप इस स्टेप को पूरे समीकरण को सोल्व करते हैं, बीच में इक्वल लगता है, लेफ्ट साइड रहती है, इधर राइट साइड, तो लेफ्ट साइड के हमेशा आगे ये वाला साइन लगता है। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x² माइनस 3x माइनस 10, मैंने आपको कहा था x² का जो गुणांक होता है उसको हम a समझते हैं, ये वाला b होता है x का जो गुणांक होता है कोएफिशिएंट, और ये लास्ट वाला c होता है। तो abc, तो पहले a को c से मल्टीप्लाई कर लिया करो पहले ही आप। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक है, जब जब x² का गुणांक कुछ आगे नहीं दिखाई दे आपके a को, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इस माइनस का या प्लस का जो भी है इसके बारे में सोचिए कि माइनस का 10 है, तो ऐसे रफ में ऐसे सोचिए कि दो नंबर ऐसे बताइए जिसको टुकड़े यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो -3 को दो भागों में बांटना है, दो टुकड़े करने इसके। कैसे टुकड़े करने हैं कि आपको गुणा करने पर माइनस का 10 मिले, ऐसे दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा करूं मैं माइनस का 10 मिले, और अगर उनको जोड़ दूं ऐड करूं तो माइनस का 3 मिले। यही चीजें मैंने वहां पर भी आपको बताई थी, तो इसलिए आप ज्यादा वहां पर थोड़ा ध्यान से देखना। यह देखो आप 5 × 2 कितना होता है? 10। मैं यहाँ पर नॉर्मल कह सकता हूँ 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। लेकिन रिजल्ट गुणा हमेशा माइनस का आ रहा है यहाँ पर, तो माइनस का जब भी गुणा आता तो मैंने साफ साफ वहां पर काफी अच्छे से टाइम लेके आपको समझाया था कि एक प्लस का और एक माइनस का है। तो प्लस का कौन है, माइनस का कौन है, तो अभी यहाँ मैं बता नहीं सकता, क्योंकि प्लस का जो है वो ये माइनस का हो जाए, ये प्लस का हो जाए तो भी ये माइनस का आएगा, अगर ये माइनस का ये प्लस का तो भी रिजल्ट तो माइनस का ही आएगा गुणा। लेकिन मैंने आपको कहा था जिनको हम जोड़ते हैं उसमें अगर ये जो जोड़ वाला रिजल्ट है वो भी माइनस का है, मतलब बड़ी संख्या माइनस की करनी है, ये माइनस का हो जाएगा 5 और प्लस का हो जाएगा 2। तो माइनस के 5 और प्लस के 2 को गुणा करेंगे, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 10 आएगा। यहाँ पर जोड़ोगे माइनस के 5 और प्लस के 2 को, -5 + 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? -3। यानी यहाँ पर आपको जो टुकड़े चाहिए थे वो मिल गए हैं। x², देखो माइनस का 5, एक तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 साथ में x आ रहा है, x का टर्म तो लगाना ही है आपको, और प्लस का 2, -3 के टुकड़े किए हमने, तो माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा, साथ में x लगाना है आपको, और माइनस का 10 = 0। पहले और तीसरे टर्म को छेड़ना नहीं है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। बीच वाले टर्म के दो टुकड़े करते हैं ताकि 3 टर्म से कितने हो जाते हैं? 4। चारों टर्म्स यानी चारों पदों में से पहले दो पदों में से कुछ कॉमन लेकर के गुणनखंड करते हैं, अगले दो में से करते हैं, फिर कॉमन एक ऑलरेडी सारे से बाहर गुणनखंड आ जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन क्या लेंगे? सभी को नजर आ रहा है x, अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा 5, डिवाइड करोगे तो ना। फिर देखो यहाँ पर प्लस का है, अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? मेरे ख्याल से 2 ही आएगा कॉमन, तो जब प्लस के प्लस को डिवाइड करेंगे प्लस ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास यहाँ तो x आ जाएगा। अगले वाले इसको अगर आप माइनस के 10 को इससे भाग लगाओगे, तो कई बच्चे माइनस लगा देते हैं, मन से प्लस लगा देते हैं, बट ऐसी भूल नहीं करें। ये देखो पहले माइनस का नंबर प्लस से भाग लगाते हैं तब रिजल्ट माइनस आता है, जैसे गुणा में होता है ना वैसे यहाँ पर करना आपको। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो माइनस माइनस यहाँ रहेगा, यहाँ पर प्लस। गुणा में जैसा होता है सेम सिस्टम, चिन्हों का गुणा होता है ना, दो चिन्हों को गुणा करते हैं, तो वो इस रिजल्ट यहाँ पर प्लस माइनस में। तो 10 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 5, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद में देखो x - 5 एक जैसा है, फैक्टर कॉमन ले लो x - 5, और अगला जो फैक्टर नया बनेगा x + 2 आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। अब या तो x - 5 के इक्वल क्या कर दो आप? 0, और या फिर x + 2 के इक्वल में क्या कर दो आप? 0। यहाँ से आपके पास x = क्या मिल जाएगा? प्लस का 5, और इधर बेटा क्या मिल जाएगा? x = माइनस का 2। तो मेरे ख्याल से आपके ये दोनों आंसर आ चुके हैं, यही आपका सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये जो क्वेश्चन है आपका, सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x² + 7x + 5√2 = 0। आपको फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। द्विघात समीकरण आपको दे रखी है बेटा। मैं आपको इसके भी फैक्टर करके दिखा देता हूँ, जैसे अभी पहले वाले के किए थे। बस 1 2 4 की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको आ जाएंगे, बहुत इजीली है ना। तो देखते हैं गिवन हमारे पास जो पहले सॉल्यूशन, यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो सॉल्यूशन करने का तरीका है बोर्ड क्लास का, वो थोड़ा यहाँ पर आप देखें। बोर्ड क्लास ही नहीं, नॉन बोर्ड क्लासेज भी है 9th जैसे हैं, तो उनको भी ये मेथड अपनाना है, क्योंकि ये हमारे जो है आदत में होना चाहिए, हैबिट में होना चाहिए। इससे आपको क्या होता है कि आप रॉन्ग मेथड को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही उसको आप लेके चलेंगे, आदत ही सीख हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, जब भी गिवन है तो उसको लिख लें आप, क्या है ये, √2x² प्लस का 7x + 5√2 = 0। 5√2 = 0। ये 5√2 है ना। ध्यान से देखो, मैं आपको रफ में अगर बात करूं, रफली अगर बात करें वर्क की, तो वो क्या है, मैंने आपको पहले कहा था, जब भी आप फैक्टर करने के बारे में बात करें कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 2 नंबर ऐसे कि 2 नंबरों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए, तो कुछ बच्चे सोचते हैं सर 5√2 आना चाहिए। नहीं बेटा, मैंने कहा था आपको पहले x² का जो गुणांक है उसको और ये लास्ट वाला, पहले इन दोनों को गुणा करो आप अपने हिसाब से, और जो रिजल्ट आए, अगर x² होता तो गुणांक क्या माना जाता, 1, और 1 से जब भी किसी नंबर को इसको अगर जब गुणा करते रहेंगे 1 से, तो यही रिजल्ट दिखेगा। इसलिए हम x² वाले जो भी द्विघात समीकरण हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनमें हमेशा हम इसी के बारे में बात करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। लेकिन जब यहाँ 1 ना हो, अगर कुछ और है, तो √2 को a को c से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, जो मैंने पार्ट 1 में बताया। तो √2 × 5√2 इन दोनों को गुणा करेंगे आप, तो मेरे ख्याल से 5√2 × √2, 5√2 भी क्या है, इंटू, ये एक प्रकार से 5 × √2 × √2, तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2, यानी 5 × 2। अगर 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होता है, 5 × 2 कितना होगा, यानी रिजल्ट 10 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्ट 10। तो 2 संख्या ऐसी बतानी है जिनको गुणा करने पर क्या है, 10 है। अब ये जोड़ने पर कितना है, ये देखो यहाँ पर बीच वाला जो पद है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है, जो बीच वाला टर्म होता है b, वो आना चाहिए, क्योंकि इसी के 2 टुकड़े करने हैं। तो जोड़ने पर, ऐड करने पर आना चाहिए प्लस का 7। 2 संख्या 5 × 2, भैया कितना हो गया, 5 × 2 10, और 5 और अगर 2 को मैं जोड़ दूं, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 5 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, यानी 5 और 2 दोनों प्लस के साइन है, तो ऐड होकर के प्लस में क्या आएगा, 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 आ गया। तो यहाँ पर आपको जो फैक्टर चाहिए थे ओरिजिनल, 2 टुकड़े करने थे, वो आपके यहाँ पर आ गए। वो कौन से 2 टुकड़े आए, 2 टर्म, आप जिसको √2x² ऐसे कैसे नोट करना है, ना फर्स्ट पहले वाले पद को चेंज करना, ना इस लास्ट वाले टर्म को, यानी जो तीसरा पद है उसको चेंज करना, बीच वाले 2 टुकड़े करने मिडिल टर्म की। वो क्या है, प्लस का 5x और प्लस का 2x प्लस 5√2, या आप लास्ट में लिख लेंगे, = 0, यानी 3 पदों के कितने हो गए, 4, 3 टर्म्स जो है 4 टर्म्स में चेंज हो गए। अब बात आती फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ देखा जाए तो मेरे ख्याल से दोनों में कोई कॉमन आने वाला है, तो वो है सिर्फ x, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, √2x, समझ रहे मेरी बात को, √2x, क्योंकि x² को x से डिवाइड करेंगे x रह जाएगा, √2 अपनी जगह ही है, प्लस का 5x है, उसको प्लस के x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा आपके पास, तो क्लोज कर दो ब्रैकेट, क्योंकि जिससे कॉमन लिया वहां तक ही तो रखेंगे ना ब्रैकेट, तो फर्स्ट एंड सेकंड तक सीमित हो गया। फिर प्लस का ये 2x है या 5√2, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, बड़ा दिमाग यही लगाना आपको, कि जिसमें अगर बच्चे में दिमाग होगा, कुछ तो कॉमन आ रहा है, बच्चा कहे कुछ नहीं आ रहा है, बेटा आ रहा है, मैं भी कह रहा हूँ, कुछ नहीं आता तब तो हम 1 लिख लेते हैं कि चलो ठीक है 1 आ रहा है, लेकिन कुछ तो अभी भी कॉमन आ रहा है। वो क्या, देखो ध्यान से, 2 है, √2 है, तो कहीं ना कहीं 2 को भी हम √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 × √2। अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो वो देखो, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2x लिखा है, इसको समझो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2, और साथ में x है, तो 2x को जब मैं ऐसा लिखूंगा, और अगला जो पार्ट है वो क्या है, प्लस का 5√2 है, तो साथ में 2x के भाई 5√2 है, वो लिख लेंगे, 5√2 तो अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2x को देखने का नजरिया ऐसा हो, अगर तो आप इन दोनों में अब क्या कॉमन लोगे, √2, समझ में आया है ना। अब जरूर आपको नजर आ जाएगा कि प्लस में दोनों में जो है √2 कॉमन आ रहा है, तो 2 और यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखे तो ऐसे रफली देख के चेक कर लेना, है ना। √2 आप कॉमन लेंगे, जब √2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या, फर्स्ट टर्म ये है 2x, पहले वाले पद को अगर √2 से भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, √2 कॉमन ले लेंगे तो कितना रह जाएगा भाई, √2x, समझ में आ रहा है ना, उसी टुकड़े से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा।
प्लस का 5 √2 है तो √2 से डिवाइड कर देंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, इक्वल में क्या आ गया 0। मैंने आपको ये भी कहा था आप जब सही कर रहे हैं फैक्टर इस बात की पहचान क्या है, ये वाला दोनों ब्रैकेट में जो राशि आती है नंबर आता है ये फैक्टर होता है, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, कहीं कोई फर्क नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है ये। अब इसी को आप दोनों में इस पूरे को कॉमन ले लो, √2x प्लस का 5 और नेक्स्ट जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू ब्रैकेट में x यहाँ रह जाएगा प्लस का √2 यहाँ रह जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा भाई 0। तो बेटा ध्यान से देखो, या तो इसके इक्वल में 0 कर दो यानी √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड again x plus √2 equal to 0. So √2x equal to -5. Next x equal to -5 divided by √2. So answer x equal to -5 by √2 and x equal to -√2. So required solution of quadratic equation then x equal to -5 by √2 and x equal to -√2. जो हमारा फाइनल आंसर है उत्तर वो x बराबर -5 बटा √2 और x बराबर माइनस का √2 आपके पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। सो सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू।